अपना रेडियो 96.9 एफएम। अगर आपके सपनों का मजाक नहीं उड़ाया गया है तो समझिए आपने अभी तक बड़ा सपना देखा ही नहीं। दोस्तों, जो सपने हकीकत जैसे लगे वो आराम देते हैं, लेकिन जो सपने इम्पॉसिबल लगे वो ही आपको जगाते हैं और कुछ बड़ा करने की ओर धकेलते हैं। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कविता शर्मा। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपने अतिथि, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपने जुनून को पेशा बना लिया और दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। आज की डिजिटल दुनिया में हर युवा सोचता है कि वो यूट्यूबर बने, ब्लॉग लिखे या इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान बनाए, लेकिन रास्ता आसान नहीं होता। जरूरत होती है धैर्य, दिशा और एक अच्छी नीयत की। और आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो खुद इस रास्ते से गुजरे हैं। एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई के गलियों से होते हुए लाखों युवाओं के आइकन बने। सतीश कुशवाहा, एक ऐसा नाम जिसने डिजिटल क्रिएटर यूट्यूब पर न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि हजारों युवाओं को डिजिटल कंटेंट, ब्लॉगिंग और इंटरव्यू के जरिए अपने आप पर विश्वास करना सिखाया। चलिए आज मिलते हैं सतीश कुशवाहा से और जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। सतीश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सतीश जी, वैसे तो अब आपको किसी पहचान के आप मोहताज नहीं है और एक बड़ा नाम है। आप 1.95 मिलियन आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो हैं, आपके फैंस भरे पड़े हैं इंडिया में, और एक ऐसा रास्ता जो आप युवाओं को दिखाते हैं। लेकिन आज हम आपके बारे में जानेंगे। जब आप खुद एक युवा थे, अभी भी युवा हैं, लेकिन जब आपने इस रास्ते पर चलना शुरू किया, वो कहानी, जर्नी कैसे शुरू हुई? कॉलेज में मैं था, मेरे को लगता था कि यार मुझे जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं आती थी, इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी, सिर्फ लिख लेता था, बोल नहीं पाता था। तो मैं सोचता था कि यार मैं क्या करूँगा। और कॉलेज की जो प्लेसमेंट थी 2-4 बच्चों की ही लग पाती थी, एक एक जो मेरे बैच के थे। तो मुझे लगता था कि यार मैं तो बेरोज़गार रह जाऊँगा, तो कुछ रास्ता ढूंढते हैं। तो इंटरनेट पे ऐसे ही मैंने सर्च किया गूगल पे कि पैसे कैसे कमाएं, पैसे कमाने के लेजिट तरीके क्या है, क्योंकि एक तो बिलीव नहीं होता था, बहुत सारे स्कैम्स भी होते रहते थे। तो मैंने ऐसे लिखा कि पैसे कैसे कमाएं ऑनलाइन। तो उसमें कुछ नाम आए, यूट्यूब आया, ब्लॉगिंग आया, और वो दोनों मोनेटाइज होता था गूगल एडसेंस से। तो गूगल पे मुझे एक ट्रस्ट था, तो मैंने सोचा कि यार गूगल काफ़ी बड़ा नाम है और गूगल एडसेंस पे लिखा हुआ था कि आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को, अपने यूट्यूब के कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ। एंड फिर पता चला कि मेरे कॉलेज में ही, मतलब मेरे क्लास में ही एक बंदा है जो ब्लॉगिंग करता है, और उस टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे ही 70 से 80 हज़ार रुपये महीने का कमाता था। तो एक बिलीफ तो हो गया कि भाई पैसे बन सकते हैं क्योंकि ये कमा रहा है और पैसे आते हैं। तो फिर उससे रिलेटेड मैंने चीज़ें ढूंढना शुरू किया इंटरनेट पे कि भाई कैसे ब्लॉगिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे लिखते हैं, फिर अगर कंटेंट लिखा तो उस पर पैसे कैसे मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने रिसर्च करना शुरू किया, और उस दौरान मुझे एक ब्लॉग मिला shoutmeloud.com, जिसके फाउंडर हैं हर्ष अग्रवाल। तो उन्होंने शुरू करी थी ब्लॉगिंग 2008 में। वो भी एक इंजीनियर थे और इंजीनियरिंग छोड़ के उन्होंने ब्लॉगिंग को अपना करियर बनाया था। और उस टाइम पे वो अपने ब्लॉग पे अपना इनकम रिपोर्ट शेयर करते थे, जिसमें वो दिखाते थे कि $25,000 से लेके $40,000 तक पर महीने वो बना रहे थे अपने ब्लॉग से। उस चीज़ ने, उस रिपोर्ट ने बड़ा इंस्पायर किया कि यार मुझे $40,000 तो नहीं कमाने, मुझे $40,000 रुपये कमाने हैं। अगर मैं इतना कमा लूँगा तो एक जॉब के बराबर हो जाएगा और मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो एक चीज़ को प्रमोट करते थे, बॉस फ्री लाइफ, कि यार हमें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई बॉस नहीं होगा, घर से काम कर सकते हैं, सिर्फ इंटरनेट और लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे को ये बड़ा सही लगा कि यार ये काम मुझे करना है, और फिर मैंने उस चीज़ को सीखना शुरू कर दिया। तो कॉलेज से ही मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और एक अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। मेरे पहले ब्लॉग का नाम था altuandfaltu.com। तो एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, न्यूज़ चैनल है, लल्लन टॉप। तो उसी से इंस्पायर्ड हमने altuandfaltu.com खोला था कि हम भी यहाँ पर लल्लन टॉप के जैसे व्यंग वगैरह लिखेंगे। शायरी लिखते थे, व्यंग लिखते थे, तो वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत गूगल सर्च में आने लगा था। बट वहाँ पर पैसे नहीं मिलते थे अच्छे, क्योंकि ना शायरी वगैरह पे जो सीपीसी होता है कि कॉस्ट पर क्लिक। कोई आपके ब्लॉग पे ऐड शो हो रहा है तो वहाँ पर किसी ने क्लिक किया तो कितना पैसा मिलेगा, वो सीपीसी होता था।
तो सीपीसी बहुत कम होता था ऐसे कंटेंट पे, जहाँ पे आप शायरी लिख रहे हो, कविताएं लिख रहे हो, तो इस पे बहुत कम होता था। मोटिवेशनल स्टोरीज लिख रहे हो, वो भी हिंदी में होता था। और जब मैंने स्टार्ट किया था, ये बात है 2015 की, तो 2015 में गूगल एडसेंस हिंदी को सपोर्ट नहीं करता था। दिसंबर 2015 में गूगल ने अपडेट दिया कि हम हिंदी कंटेंट को भी मोनेटाइज करेंगे ब्लॉग के ऊपर। यूट्यूब पे तो मोनेटाइज हो रहा था, तो मेरे लिए गुड न्यूज़ था। मुझे ऐसा लगा कि यार अब सारी चीज़ें मेरे लिए हो रही हैं। कहते हैं कि आप जब कोई काम को शुरू करते हो, पूरी कायनात लग जाती है उस चीज़ को मिलाने में। वो मुझे लगा कि यार मेरे साथ यथार्थ हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने ब्लॉग अपना बनाया तो हिंदी को सपोर्ट करने लगा। और बट सीपीसी कम मिल रहा था, तो मैंने फिर रिसर्च किया कि सीपीसी किस पे ज़्यादा मिलता है। तो टेक ब्लॉग पे सीपीसी ज़्यादा मिलता है, तो मैंने टेक ब्लॉग बनाया techyukti.com। उसको मैंने चलाया 2016 से लेके अभी तक वो चल रहा है। अभी भी कोई अगर ओपन करता है www.techyukti.com, तो उस पर हम टेक से रिलेटेड हमने कुछ ब्लॉग पोस्ट करे हुए, कुछ 2-3 हज़ार पोस्ट हमने लिखे हुए। मेरा गोल था कि डेली मैं एक पोस्ट लिखूंगा। उससे मैंने काफ़ी ठीक ठाक पैसे कमाए। जब शुरुआत में तो $1 $2 दिन के बनते थे, फिर धीरे धीरे मैं वहाँ से जब ब्लॉग लिखता था तो कॉलेज कब ख़त्म हो गया पता नहीं चला। मैं क्या करता था, जब कॉलेज से आता था, एक ब्लॉगर था, उसके लिए मैं गेस्ट पोस्ट लिखता था, वो मुझे 200-300 रुपये देता था। फिर अपने ब्लॉग के लिए मैं एक ब्लॉग लिखता था। तो ये मेरी दिनचर्या हो गई थी। कॉलेज से आने के बाद मैं ये चीज़ें करता था 2-3 घंटे, और फिर कॉलेज का अपना बाकी का काम करता था। फिर कॉलेज का फाइनल ईयर हो गया, ख़त्म हो गया, मेरे अकाउंट में $127 के करीब आया, जो हुआ था 6-7 हज़ार रुपये। उस वक्त डॉलर का भाव चलता था INR में 65 रुपये के आसपास। तो मेरे को मतलब वही 6-6.5 हज़ार के करीब मिले थे। तो मेरे अंदर ना वो बिलीव जग गया कि यार ऑनलाइन पैसे तो बनते हैं, मेरे अकाउंट में दिख गए हैं भाई, बैंक अकाउंट में आ गए। उस बिलीफ ने मेरे को बोला कि अब जॉब लगे या ना लगे, मेरे अंदर से आवाज़ है, अब जॉब लगे या ना लगे, अगर मैंने आज $100 कमाया ना, अब मैं इसको 100 को 100 गुना करूँगा, $10,000 कमाऊँगा मैं। और फिर वहीं से मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने का रीज़न था कि यहाँ पे यूट्यूब स्पेस मुंबई था। तो यूट्यूब स्पेस मुंबई में आपको वर्कशॉप कराए जाते थे यूट्यूब से रिलेटेड, जो भी स्क्रिप्टिंग है, वीडियो कैसे बनाते हैं, प्रोडक्शन। फिर वहाँ पे दूसरे यूट्यूबर्स भी आते थे, उनके साथ नेटवर्किंग। तो जो क्रिएटर्स आते थे, किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर, किसी के 2 लाख सब्सक्राइबर, मेरे थे 300। तो भी मेरी नेटवर्किंग उनके साथ हो गई, क्योंकि मैं शर्माता नहीं था। मैं बोल देता था, भाई आपकी वीडियोज़ मैंने देखी है, बहुत अच्छा बनाते हो। तो ऐसे करके नेटवर्किंग मैं करने लगा था। उस नेटवर्किंग के बदौलत मेरे को यूट्यूब में और चाह बढ़ी कि मैं यूट्यूब को आगे कंटिन्यू करूँ, और ब्लॉग को मैंने साइड बाय साइड ऑटो पायलट पे रखा। और मेरा एक दोस्त शैलेश चौधरी, जो मेरे कॉलेज से ही था, तो हम साथ में मुंबई गए थे। तो मैंने बोला तुम ब्लॉग संभालो, मैं यूट्यूब संभालता हूँ। हम दोनों ने पार्टनरशिप कर ली, और वो ब्लॉग पे कंटेंट डालता था, मैं यूट्यूब पे अपना कंटेंट डालता था। तो ऐसे ऐसे करके हम महीने के $100 से धीरे धीरे अगले 6 महीने में हम पहुँच गए $1,000 पे। तो फिर मैंने एक अपनी जर्नी बनाई कि कैसे मैं $100 से 60,000 रुपये तक पहुंचा, 6,000 रुपये से कैसे मैं 60,000 रुपये तक पहुंचाऊँ। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी मेरे को उससे रिकॉग्निशन मिली कि यार बढ़िया है जर्नी तुम्हारी, अच्छा कर रहे हो। तब मुझे लगा कि यार लोगों को ना इंस्पायरिंग चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो फिर मैंने एक अपना सीरीज़ बनाया, इंडियन यूट्यूबर शो 2017 में। और फिर मैं वहाँ पे यूट्यूबर्स को फीचर करने लगा उस शो में, और उनकी जर्नी कवर करने लगा। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें मैं एक साथ करने लगा था। ब्लॉग, फिर मेरा यूट्यूब चैनल, फिर एक शो, फिर एक मेरा भाई था, उसका भी मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया फिटनेस का। टेक चैनल जो हमने टेक युक्ति बनाया था, उसका ही एक यूट्यूब चैनल बना दिया था। तो ऐसे मल्टीपल हमने काम पूरा फैला दिया। और ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2017 के एंड तक आते आते हम ₹1,00,000 से ज़्यादा पहुँच गए थे। तब हिम्मत आ गई थी कि यार कुछ किया जा सकता है। और तभी आपको याद हो तो 2016 के एंड में और 17 के आसपास में जियो लॉन्च हुआ था, और धीरे धीरे जियो फैल रहा था। तो जैसे जैसे जियो फैल रहा था, इंटरनेट सबके पास आ रहा था, हमारे वीडियोस पे व्यूज आने लगे। एक्चुअली अभी आपने जो बोला वो लाइन याद आ गई मुझे कि सब कुछ यथार्थ, सब कुछ इन लाइन होने लगा था। अब मैं इसको लक समझूं, या सही समय पे चीजों को शुरू करने का समझूं, या फिर मेरे पास कुछ नहीं बचा था, यही था। मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जॉब मैंने सोच रखा था भाई मेरे को तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जॉब के लिए तो भाई आपके पास इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था। तो कोडिंग समझ में नहीं आती थी, और बिल्कुल मन भी नहीं लगता था। इन सब चीजों में मन लग गया था। तो इंजीनियरिंग किसके कहने पे किया? कंप्यूटर साइंस, सिर्फ कंप्यूटर के चक्कर में। तो आपको कुछ फायदा मिला उससे? वेबसाइट बनाना सीख गया था। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं ऐसे, और उसमें ज्यादातर हमने देखा है कि इंजीनियर जो है वो इस फील्ड में आ जाते हैं। तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि आपका इंजीनियरिंग में मन ही नहीं लगता है? आप देखोगे ना तो हर साल 15-16 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं, यही आंकड़ा होगा। और उसमें एम्प्लॉयबल बहुत कम है, 4-5% ही एम्प्लॉयबल है। सबकी जॉब नहीं लग पाती, इतनी वैकेंसीज भी नहीं होती हैं, और जॉब के लायक तो होते भी नहीं हैं। रीज़न ये है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं उस चीज़ को प्रैक्टिकली हम कर नहीं पाते हैं।
या तो कॉलेज में टाइम पास की वजह से आप देखोगे जो ज़्यादातर प्लेसमेंट किनका होता है, या तो एनआईटी वालों का, या तो आईआईटी वालों का होता है जो इंजीनियरिंग करते हैं। नॉर्मल कॉलेज से इतना प्लेसमेंट नहीं होता है। हाँ, एक दो जो टॉप की कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेज में, उनसे अच्छे बच्चे निकल जाते हैं। अभी हाल ही में सुनने में आया, कानपुर का कोई बच्चा है 800 करोड़ का पैकेज लगा है। तो कोई कोई का ही होता है। हमारे टाइम पे ऐसा था 2012-13 में ऐसे सोच थी, तो मैंने बीटेक किया हुआ था कि मैं बीएससी बीए नहीं करूंगा, मैंने तो मेरी शादी भी नहीं होगी। तो ऐसे सोचता था मैं। बीटेक इसलिए कर लिया था, और खुद को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल शो करना है अगर आपको सोसाइटी में, तो कुछ थोड़ा सा कठिन पढ़ाई पढ़ो। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुंबई गया था तो वहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इसमें वॉर चलता है। मतलब सबसे जो साइंस लिया है ना वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है जो साइंस पढ़ता है। तो वहाँ पे एक कल्चर अभी भी फेमस है कि भाई साइंस वाले बड़े तेज होते हैं। तो जब मैं जाता था मुंबई में बड़ी इज्जत मिलती थी। अच्छा क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो अरे साइंस पढ़ता है बच्चा, साइंस पढ़ता है। मैं बोला भाई इतना क्या है, हमारे इधर यूपी में तो सारे साइंस पढ़ते होते हैं। तो ये सब चीज़ें थी मैम। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग मैंने कर लिया था डिग्री के लिए, ऐसा बोल सकते। 2015 से आज 2025 तक 10 साल आपको हो गए हैं इस फील्ड में। इस दशक में आपको लगता है कि सतीश के अंदर भी काफी सारे बदलाव आए होंगे? कुछ ऐसी चीजें याद आती हैं जो आपको सोचकर आज भी ऐसा लगता है कि ये अच्छा था या ये बुरा था? कुछ वक्त ऐसा? वक्त तो काफ़ी ऐसे अगर देखेंगे तो मैं मुंबई गया था, चौल में रहता था। तो एक बार तो हमारा पेमेंट नहीं आया था, तो ऐसा लगा था कि यार अब तो रेंट देने के भी पैसे नहीं है, अब क्या करें, घर चले गया वापस। फिर ये था कि अब आधे रास्ते हम आ गए हैं, अब यहाँ से पीछे जाएंगे, फिर से कोई चीज़ शुरू करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें सोच के फिर मैंने बोला लगे रहते हैं। फिर लगे रहे तो चीज़ें हुई थी। थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ था मैं। जो मेरा फ्रेंड था वो भी दिल्ली आ गया था जॉब के चक्कर में। उसके घर से प्रेशर आ रहा था, भाई तुम किसके चक्कर में पड़े हो, कुछ होना जाना नहीं है। तो उसको भी लगा यार कि कुछ तो चीज़ें हो नहीं रही, तो छोड़ के चला गया। तो थोड़ी सी हिम्मत टूट गई थी। फिर मैंने अकेले ही सारी चीज़ों को किया और उसको कर पाया था। दूसरा है कि मेरे को ऐसा लगता था कि ना कि कोई चमत्कार होगा। कि लोग, एक होता है कि स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होता है, उस पे मेरा बिलीव ही नहीं था। मेरे को लगता था कोई एकदम से चमत्कार होगा, जो कभी हुआ ही नहीं। धीरे धीरे ही ग्रोथ हुई थी। तो हाँ, हर सबको किसी, शॉर्टकट चाहिए लाइफ में। हाँ, क्योंकि हम दूसरों को देख रहे होते हैं, अरे यार ये कितनी बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, कितना बढ़िया कपड़ा पहन रहा है, कितनी बढ़िया घड़ी है, कितने बढ़िया जूते, ये सब देखते थे। फिर लगता था हमारी लाइफ में कब होगा। ये सब देख देख के तरसते रहते थे। वो बिल्डिंग में रह रहा है, मैं चौल में रह रहा हूँ, ये सारे कंपेरिजन आते रहते थे। तो बट स्लो एंड स्टडी ही ग्रोथ हुई। और फिर 2019 के आसपास मैंने इन्वेस्टिंग सीखी कि अब चलो थोड़े बहुत लाख रुपए तक मैं कमा रहा हूँ, अब इससे अगर ज़्यादा आगे बढ़ना है तो हमें थोड़े पैसे बचा के साइड में इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट सीखा मैंने, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, और कैसे हम स्केल कर सकते हैं, अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अलग अलग इवेंट्स में जाने लगा मैं। अफिलिएट मार्केटिंग का इवेंट करता था, यूट्यूब के इवेंट्स में जाता था, प्लस इंडिया के बाहर भी इवेंट्स होने लगे तो वहाँ भी जाने लगा था। तो ऐसे जब नेटवर्किंग हुई तो और भी 2-3 चीज़ों के बारे में पता चला कि बच्चा हम ये कर सकते हैं, ऐसे करके हम और इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखी थी मैंने। और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि अपने माइंडसेट पे ना, अपने दिमाग पे ना कैप लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि यार मेरी लाइफ ना 50,000 से ऊपर जा ही नहीं सकती। वो सोच के वहीं बैठ जाते हैं कि हम 40,000 महीना जो कमा रहे हैं यही मेरी लाइफ है, यही मेरी डेस्टिनी है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ जो भी है वो परमानेंट नहीं है। मैं भी आज जहाँ पे हूँ परमानेंट नहीं है, यहाँ से नीचे भी जा सकता हूँ, ऊपर भी जा सकता हूँ। तो इंसान को हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम कैसे इस जगह से और ग्रो कर सकते हैं। ये जो मेरा माइंडसेट था ना उस वक्त तक ऐसे ही था, लिमिटेड था कि यार ठीक है 40-50 हज़ार कमा लूंगा, बहुत है। लिखने तक तो ठीक था, ब्लॉगिंग किया आपने, उसके बाद आप यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए। तो आपका ऐसा कोई जर्नलिज्म या कोई मास कम्युनिकेशन का तो बैकग्राउंड था नहीं? नहीं, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे तो जो दिखता है वही बिकता है, कुछ ग्लैमर की दुनिया भी है। आपको लगता है कि फर्क पड़ता है इस चीज़? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब यूट्यूब में जब मैं आया था, मुझे क्रिटिसिज्म का सामना बहुत करना पड़ा था। तुझे बोलना नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं है, अभी भी इधर उधर हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को पढ़ के ना मैं डीमोटिवेट होता था कि यार ऐसे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मतलब जिसको कुछ नहीं आता वो कुछ ना करे, मजदूरी करे और कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अब क्या करें। बट जब जिस दिन से मैंने इग्नोर करना शुरू किया, मैंने देखा कि मेरे से गया गुजरा बंदा भी 5 लाख सब्सक्राइबर लेके खड़ा है, भाई तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं उसको देख के मेरे अंदर हिम्मत आती थी। जो दूसरा बंदा है जिसकी प्रोनाउंसिएशन एकदम खत्म है, जिसका बोलने का तरीका, प्रेजेंटेशन स्किल कुछ नहीं है, वो बंदा 5 लाख सब्सक्राइबर लेकर खड़ा। मैंने बोला यार हर किसी के लिए ऑडियंस है। आज आप देखो एक ट्रक ड्राइवर मिलियंस में सब्सक्राइबर, एक ईंट बनाने वाला जो लेबर है उसके मिलियंस में फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे आज के डेट में। तो उस टाइम पे मेरे लिए वही लोग मोटिवेशन थे, जो मुझे लगता था ये मेरे से दिखने में भी गया गुजरा है, मेरे से बोलने में भी गया गुजरा है, इसके जब इतने फॉलोअर हो सकते हैं भाई मेरे भी हो सकते हैं। सब यही सोचते हैं। हाँ, तो मैंने इग्नोर कर दिया ना उन सब चीज़ों को। आप देखोगे कभी भी आपके नोन में से जो आपके दोस्त हैं,
क्या पता आपके अच्छे दोस्त भी होंगे, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो कभी आपके कंटेंट पे कमेंट या लाइक नहीं करेंगे। थोड़ा सा दूर का जानने वाला होगा या फिर कोई अननोन होगा, वही आपको अप्रिशिएट करेगा, सपोर्ट करेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, मेरे घर के लोग जो थे, मेरे भाई बहन, मम्मी पापा, इन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया। आजू बाजू के जो मेरे दोस्त थे, बहुत सपोर्ट किया, बचपन से आज तक अभी सपोर्ट करते आ रहे हैं, और मैं फिर से उनको वापस उनको एम्पावर कर रहा हूँ। बट ये चीज़ें हर कोई नोटिस कर सकता है। जैसे कि मैं उम्मीद में ये रहता था कि मेरे हॉस्टल में 500 बच्चे हैं, 500 लोग सब्सक्राइब कर देना तो 500 तो हो जाएंगे मेरे। कोई सब्सक्राइब नहीं करता था, एक दो को छोड़ के। तो ये चीज़ें हर कोई फेस करता है। तो इस चीज़ से हमें डीमोटिवेट नहीं होना है कि यार ये मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसने मेरे को ये बोल दिया, इसने मेरे को ये लिख दिया कि कुछ नहीं आता, बेकार कंटेंट है। इससे तो घबराना ही नहीं है। एक मोटिवेशन आप मान के चल लो और गोल बना लो कि भाई मेरे को ना इतना पहुंचना है। जैसे अगर अभी हमने स्टार्ट किया मान लो कंटेंट क्रिएशन, तो जीरो से सब कोई स्टार्ट करेगा। तो पहला गोल होना चाहिए भाई 1000 सब्सक्राइबर का। 1000 पहुंच गए, फिर हमें 5000 कैसे पहुंचेंगे, फिर हम 10,000 कैसे पहुंचेंगे। इस जर्नी में ही आप सीख जाओगे कि आपका क्या कंटेंट चला, क्या नहीं चला, क्यों चला। ये सब एनालिसिस करके आप इस 10,000 को लाख पहुंचाओगे, फिर लाख से 5 लाख, फिर मिलियन। और अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो जाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है, चाहे लिंक्डइन है, चाहे ट्विटर है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप मिनिमम 1 लाख रुपए तो कमाओगे ही कमाओगे। क्योंकि जैसे आपके 1 लाख होते हैं किसी भी निश में, आपके पास ब्रांड्स आने लगते हैं। आपके पास अगर ब्रांड्स आ गए, 1 लाख फॉलोअर्स तक आपने कुछ पैसे कमाए अगले 6 महीने, मान लीजिए 1 लाख फॉलोअर होने के उसके 6 महीने बाद तक कुछ पैसे कमाए। आप अपनी जर्नी का एक कोर्स बनाओ कि आप 0 से 100 के कैसे पहुंचे, और 0 से 100 के पहुंचने के बाद आप इसको कैसे मोनेटाइज कर रहे हो, इसका एक प्रॉपर कोर्स बनाओ। क्योंकि और भी पीछे लोग बैठे हैं जिनको 0 से स्टार्ट करना है, और वो आप, अगर मैं कह रहा हूँ कोर्स का दाम रख दो 500 रुपये। आप जितना कमा रहे थे बाकी की चीज़ों से, ब्रांड से, उसका 10 गुना आप यहाँ से कमाओगे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका का दूसरी बार हो चुके हैं, वो भाई साहब कंटेंट बना रहे हैं, अपने मोदी जी कंटेंट बना रहे हैं, आप अगर आप कंटेंट क्रिएशन में नहीं घुस रहे हो, अपना खुद का एक सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग नहीं बना रहे हो, तो आप पीछे रह जाओगे। और अभी भी कोई लेट नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो आजकल एवरीबडी वांट्स टू गेट रिच, सबको चाहिए क्योंकि ज़रूरत है, जीवन जीने के लिए चाहिए पैसा, लेकिन बहुत सारे लोग ये चीज़ को भी, जैसे आपने बोला, इसमें धैर्य और जो पेशेंस है वो आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं हो पाता। आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई टर्न आए थे जब आपको लगा हो छोड़ देता हूँ, नहीं करता हूँ? 1 महीने का पेमेंट नहीं आया था, और उस वक्त $100 $200 पेमेंट हमारी आती थी, उतना खर्चे भर का होता था। तो 1 महीने जब नहीं आया तो हमारा पूरा हिल गया, सिस्टम हिल गया कि भाई अब क्या करेंगे। फिर एक हमारा जो फिटनेस वाला चैनल था उड़ गया था, डिलीट हो गया था बिना वार्निंग का। तो फिर हमने यूट्यूब सपोर्ट में बात किया, तो फिर वापस आया था। तो ये सब अनसर्टेनिटी रहती है। फिर इस चीज के लिए कैसे आप अपने आप को तैयार, जैसे तो मैंने मल्टीपल इनकम सोर्स बना दिया ना, मैंने 4-5 यूट्यूब चैनल बना दिया। अभी मेरे पास 8 प्ले बटन है। कर सकते हैं हम ऐसा? मतलब एक इंसान चाहे तो क्षमता है तो करे। मैं अकेले मैं कर रहा था, अब धीरे धीरे टीम मैंने बनाई है। आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करने पे फोकस करो, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे तो है नहीं पैसे बनाने का। तो इसमें कल को कुछ भी हो सकता है, और आज AI आ रहा है, सब चीज़ें आ रही हैं, तो इतनी अनसर्टेनिटी है, किसी को नहीं पता कि कल को क्या होगा। और जो रिच वाली जो बात है आपने जो बोली, रिच होना एक सफ़र है, आपको स्टार्ट 0 से करना है, बट जो पेशेंस है, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो वही मैंने बोला, 0 से आप पहले 1000 पे पहुंचो, 1000 से 5, फिर 10, ऐसे करके आप अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करोगे, हिम्मत नहीं तोड़नी है, और आपका गोल होना चाहिए कि कम से कम 1 लाख तो मुझे पहुंचना ही है। आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करते हैं अपने चैनल में, आप बुलाते हैं, बहुत सारी स्टोरीज को इंस्पायर भी, जो लोग इंस्पायर हुए हैं आपसे उनके भी करते हैं। कोई ऐसी भी स्टोरी है जो आपके जहन पे ऐसी रह गई जिससे आप भी खुद इंस्पायर हुए हो या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि एक सब्सक्राइबर था मेरा। मैं 2018 या 19 में गांव गया हुआ था दिवाली में, क्योंकि मैं मुंबई रहता था। तो साल में 2 बार तो मेरा गांव जाना बनता था, एक होली और दिवाली पे। तो दिवाली पे गया था, तो वो एक सब्सक्राइबर, उसको पता चल गया था कि सतीश भैया आए हुए हैं गाँव। तो वो पता नहीं कैसे पता करके मेरे घर पे आ गया, और उसने व्लॉग किया था। उस समय यूट्यूब पे व्लॉग्स डालता था, उसके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं था। फिर उसने व्लॉग शूट किया था कि भैया के बहुत बड़े फ़ैन है, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके उसने वीडियो बनाया था। और वही बंदा 2-3 साल के बाद उसने मेरी वीडियोस देखी, ब्लॉग स्टार्ट किया, न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट किया। अभी न्यूज़ ब्लॉग रन करता है वो आज के डेट में भी। $5000 महीने के आसानी से बना रहा है। फिर मैंने बोला कि ठीक है भाई, तेरी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग, आजा तू इंटरव्यू करता हूँ। फिर उसको बुला के, और वो मेरे गांव से ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर दूर ही उसका घर है, छप्पर का घर था उसका। अभी उसने घर वीर बनवाया है। वो कहता है कि भैया मैं बुलेट खरीदूंगा, बुलेट खरीदा, अभी फॉर्च्यूनर बुक किया है।
मेरे को उसकी जर्नी बड़ी कमाल की लगी कि ये बंदा मेरा सब्सक्राइबर बन के, फैन बन के आया हुआ था, और आज आपने उसे इंटरव्यू के लिए और मैंने उसे इंटरव्यू किया। अभी मेरा भी एक न्यूज़ ब्लॉग चलता है, तो कभी कभी उसमें कुछ चीज़ें फंस जाती है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई ये चीज़ें हो गई, थोड़ा ठीक करवा दे, तो वो करवा देता है। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछते हैं जो बहुत सारे युवाओं के मन में इस वक्त है, क्योंकि दुनिया तो डिजिटल ही है और आज का इंटरनेट का जमाना है। फ्यूचर क्या लगता है आपको कि क्या रहेगा, और क्या ये वाकई एक ऐसा सोर्स है जिसमें कि क्या इसके लिए आपको भी लगता है कि पढ़ाई की जरूरत है, या आपके पास ब्रेन ऐसा है जो कि आप यूज कर सकते हैं? अभी तक तो ऐसा था कि पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बट गवर्नमेंट और जो भी इंस्टीट्यूशन है उनकी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप हेल्थ से रिलेटेड जो सेंसिटिव टॉपिक है, जैसे हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया, इनसे रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, तो आपको प्रॉपर जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं तो आपको सेबी से सर्टिफाइड होना पड़ेगा, रिसर्च एनालिस्ट बनना पड़ेगा सर्टिफाइड, तब जाके आप उससे रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें आप डॉक्टर होने चाहिए, उस फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए, तब जाके आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे तो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि पहले तो कोई भी कुछ भी कंटेंट बना देता था, कोई बता रहा है कि भाई नींबू निचोड़ के ऐसे कर दो तो सही हो जाएगा, कोलगेट लगा दो तो गोरे हो जाओगे, ऐसे करके लोग चीज़ें बताते हैं ना, तो वो सब चीज़ों पे अभी रोक लगेंगे। क्योंकि कोई भी आके कुछ भी बोलता था तो अथॉरिटी वाला बंदा नहीं था। तो आने वाले टाइम में डिग्री और इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी कंटेंट क्रिएशन में आने के लिए। अभी तो फिलहाल चल रहा है, इतना वो नहीं है, रोक नहीं है, बट धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं, मुझे जहाँ तक पता चली हैं। इवन अभी हमारे 1-2 वीडियोस डिलीट हुए हैं, रीज़न उसमें ये बोला गया कि आप लोगों को ये नहीं बता सकते कि हाउ टू मेक मनी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कुछ और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो उसका हमने अलग वे निकाला है कि कैसे हमें उसकी पोजीशनिंग करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब चीज़ें मैंने ढूंढा है। तो हम अभी टाइटल में कहीं पैसा वैसा नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ स्किल का नाम लिख रहे हैं कि कोई बंदा अगर ब्लॉगिंग से बना रहा है तो ब्लॉगिंग हमने लिखा है, यूट्यूब से बना रहा है तो यूट्यूब लिखा है। तो वैसे ही करके, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं पहले वीडियोस बनाता था, बट सेबी ने जब से अनाउंस कर दिया कि कोई भी क्रिएटर नहीं बना सकता, सिर्फ जो सर्टिफाइड है वही बना सकते हैं, तो उस पर भी हमने रोक दिया बनाना, क्योंकि मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। तो उसके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तो अब भाई पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी तक डिग्री की चीज़ें नहीं थी। हाँ, बट कुछ ऐसे कंटेंट हैं, जैसे आप व्लॉग्स करते हो, मतलब लाइफस्टाइल व्लॉग्स करते हो, मार्केट में जाके कवर कर रहे हो, प्रोडक्ट रिव्यूज़ कर रहे हो, तो उसमें अभी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपकी रिसर्च काम आ जाएगी, रिसर्च काम आ जाएगा, ब्रेन काम आ जाएगा। आप जो भी चीज़ें दिखा रहे हो लोगों को उस पर यकीन हो जाएगा, हाँ चीज़ें जेन्युइन है। कुकिंग के वीडियोस पे आपको कोई ज़रूरत। एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं ज़्यादातर पेरेंट्स आजकल वर्किंग होते हैं, ये जो कंटेंट बन रहा है आजकल, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर भी रोक होनी चाहिए कि कुछ भी कहीं से भी आ रहा है और बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तो आपको नहीं लगता कि यूट्यूबर्स या जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनको थोड़ा सेंसिटिव भी होना चाहिए? बहुत ही सही सवाल आपने पूछा। मेरे को भी ऐसा लगता है कि कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं, मोस्टली क्रिएटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने कंटेंट के प्रति, कुछ भी ऐसा बना देते हैं। कुछ लोग एडल्ट कंटेंट बना देते हैं, सॉफ्ट, उस पर ये डायरेक्टली आप देखोगे तो नहीं लगेगा कि ये गलत कंटेंट है, बट उसके मीनिंग्स डबल मीनिंग्स होते हैं जो बच्चों पे बुरा असर डाल सकता है। और इस चीज़ पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। जैसे फाइनेंस पे रोक लगा रही है, वैसे इन सब कंटेंट पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। साथ साथ में जो क्रिएटर्स हैं उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कुछ भी कंटेंट बना देते हैं लोग। और इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, एक पेरेंटल कंट्रोल करके आता है हर एक फ़ोन में, तो उसके हिसाब से हमें सेटिंग करके बच्चों को फ़ोन देना चाहिए। और क्या कंटेंट दिखना चाहिए, फ़िल्टर हम लगा सकते हैं। यूट्यूब में भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, तो उस फीड में वैसे कंटेंट नहीं आएंगे जो भी उल्टे पुल्टे कंटेंट आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पेरेंटिंग का भी रोल रहेगा, मतलब पेरेंट्स का भी रोल रहेगा। शॉर्ट्स एंड रील्स पे भी मैं बता रहा हूँ, उसमें भी फ़िल्टर्स लगा सकते हैं हम सेटिंग्स में जाके, कि भाई सेफ कंटेंट आए, इधर उधर की चीज़ें ना आए। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी। अब आप बच्चों को ये सब ना बता के उनको पीछे कर रहे हो। बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, बट उसमें जो मैंने फिल्टर्स बताया आप उसको देखो, आप मॉनिटर करो कि बच्चा क्या देख रहा है, कंटेंट क्या नहीं देख रहा है। अब आपको ये भी ध्यान देना कि अकेले कहीं कोने में बैठ के तो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता और कई बार होते भी नहीं है पेरेंट्स घर पे। करेक्ट, जब से लोगों को पता चला है कि इंटरनेट पे कुछ भी डालो पैसा बनेगा, तो लोग कुछ भी डाल रहे हैं और कुछ भी देख भी रहे हैं। कुछ भी देख भी रहे हैं। जो चीज़ें मैं मेरे लिए नहीं कर सकता, मेरे घर वालों के लिए नहीं कर सकता, वो मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। लेकिन अभी इंटरनेट पे जैसे आप बता रहे हो, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं कि उन्हें बस पैसे मिलेंगे, उन्हें बस लाभ होगा, उस तरीके से कंटेंट दिखाए जा रहे हैं। और उनको जबकि पता है कि भाई आजकल 7-8 साल 10 साल के बच्चे भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनका तो टारगेट मुझे लगता है ये बच्चे ही होते हैं ज़्यादा। टारगेट करके तो कोई नहीं बना रहा है, बट उनका चल रहा है तो चला रहे हैं।
जो कंटेंट पे व्यूज़ आ गया उनको लग रहा है ये लोगों को पसंद आ रहा है। अगर हम भी सोचें, अगर हम पब्लिक में कहीं जा रहे हैं तो आपको लगता है कि अब हमारी लाइफ में प्राइवेट तो रही ही नहीं है, लोग कहीं पे भी वीडियो शूट करने लग जाते हैं और हम पीछे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, कुछ भी कहीं पे भी, क्या आपको लगता है अगर कि ये भी आप- सही तरीका नहीं है? सही vlogging तरीका का? नहीं है, बिल्कुल सही तरीका नहीं है। और इसके लिए भी आप देखोगे बहुत सारे जगह पे लिखा रहता है यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं फिर है। भी लग तो वो तो गलत है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ अलाउड नहीं है वहाँ पे वो चीज़ें कर रहे हो तो आप तो उल्लंघन कर रहे हो, आप लड़ाई करने वाली बात कर रहे हो। तो वहाँ पे कोई गार्ड वगैरह उठा के आपको फेंक भी दे तो आपको जो ऑब्जेक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली मना किया गया है। बहुत सारे जगह पे क्या होता है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम पूछ लेते हैं, वहाँ पे कोई शॉप में ही है तो पूछ लेते हैं भाई वीडियो बना सकते हैं, तो बोलेगा हाँ, तो ही बनाते हैं। तो परमिशन लेना पहले परमिशन जरूरी। बिल्कुल जरूरी है। कोई अगर आपके कैमरे में दिख रहा है उसको पूछो भाई कि मैं आपके मेरे कैमरे में आ गए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं इसको पब्लिक लाइव कर रहा हूँ। जब मैंने करियर की शुरुआत करी थी तो हम प्रैंक्स भी बनाते थे। प्रैंक करने के बाद हम उनसे पूछते थे कि ये वीडियो हम यूट्यूब पे डाल सकते हैं, वो बोलते थे हाँ, तो ही हम डालते थे मना, और हम उसका फुटेज भी रिकॉर्ड कर लेते थे हाँ या नहीं का, ताकि कल को क्लेम करे कि भाई वीडियो तुमने बिना पूछे डाल दिया, तो मैं बोलूंगा ना भाई हाँ तुमने बोला था। तो कहीं ना कहीं परमिशन बहुत ज़रूरी है। मैं मुंबई में जिस बिल्डिंग में रहता था वहाँ मुझे अलाउड नहीं था नीचे शूट करना, तो मैं अपने सिर्फ रूम में ही शूट कर पाता था। मन करता कि गार्डन का शूट कर लूँ, नहीं कर पाता था। तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करता था, जहाँ पे जो चीज़ें अलाउड है वैसे ही करनी तो चाहिए। क्या इस कंसेंट की जरूरत आपको हमेशा हर एक वीडियो में, मतलब ये उन लोगों के लिए जिनको पता होना चाहिए जब वो यूट्यूब या ऐसी ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, तो ये कंसेंट क्या आपको लेना जरूरी है, बिल्कुल, या बिल्कुल कोई जरूरी है। अगर किसी सपोजिटली आपकी वीडियो में कोई दिख गया वो भी क्लेम कर सकता है क्या आपके ऊपर कि मुझे क्लेम क्यों बिल्कुल कर दिखाया? देगा, प्राइवेसी कंप्लेन कर देगा, आपकी वीडियो डिलीट करनी पड़ जाएगी, यूट्यूब आपको वार्निंग देगा। सतीश जी, अब आपके करियर के बारे में तो बहुत बातें हो गई, लेकिन अब आपकी निजी लाइफ के बारे में बिल्कुल। थोड़ा सा जान लेते हैं कि आप इतने पॉपुलर हैं, लोगों के बीच में जब जाते हैं किस तरह के आपको जो लोगों के इमोशंस है वो देखने को मिलते हैं? अच्छा ही रहता है। ज़्यादातर लोग मिलते हैं कि बोलते हैं कि भाई कोविड में हमारी जॉब चली गई थी, फिर तुम्हारी वीडियोस हमने देखी और वहाँ से हमारी लाइफ बदल गई। तो काफ़ी रेस्पेक्टेड तरीके से लोग पेश आते हैं और तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर कोई कहता है कि आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। तो ऐसे लोग मिलते हैं। और कोई जैसे एयरपोर्ट पे हैं तो सिक्योरिटी चेक करने वाला कहता है यार हमें भी कुछ सिखा दो। तो मैं बोला सर आप जिस पोजीशन पे हैं इसके लिए कितने लोग पीछे लाइन लगाए रहेंगे। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस वाले कहते हैं यार कि हमें भी कुछ बताओ। मैं बोला कि आप लोग अपनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, आप जिस जगह पे हो बहुत ही अच्छे पोजीशंस पे आप हो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप कैसे और चीज़ें ट्राई कर सकते हो, साइड हसल्स क्या क्या कर सकते हो, वो सब चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। तो ऐसे मिलते हैं लोग, अच्छा लगता है। आपको कब लगा, किस दिन ऐसा लगा कि अब मैं फेमस हो गया? मैं तो आई थिंक 2017 में ही मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी, जियो वर्सेस एयरटेल पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, कॉमेडी वीडियो। मैंने बताया ना मल्टीपल चीज़ें ट्राई करी हैं, तो स्टार्ट कॉमेडी से किया था। तो मैं दिल्ली में ऐसे घूम रहा था, आया हुआ था दिल्ली 2017 में। आई थिंक मैं व्लॉग कर रहा था, तब तक एक छोटा सा बच्चा आया 5-7 साल का, कहता अरे आपकी जियो वाली वीडियो हमने देखी है। मैं बड़ा खुश हो गया यार, अभी तो मैंने चैनल शुरू किया है। और दिल्ली में आते ही मेरे को बंदा देख के पहचान गया, वो भी छोटा बच्चा, क्यूट सा बच्चा था। फिर एक बार मेट्रो से मैं नोएडा साइड जा रहा था, तो वहाँ पे एक बहुत देर से मेरे को घूर रहा था। मैं बोला भाई इतना क्यों घूर रहा है? तो उसने बोला यार आपको कहीं तो देखा है। मैं बोला यूट्यूब पे देखा होगा आपने, और 2018 की बात है आई थिंक। तो मैं बोला कि यार, तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार लोग, अगर आपके मिलियंस व्यूज़ आ गए तो लोग आपको कहीं ना कहीं देखेंगे तो पहचान जाएंगे। कई बार लोग जैसे मुझे पहचानते हैं, बट मैं किसी के साथ होता हूँ तो डिस्टर्ब करने नहीं आते हैं। अगर अकेले रहूँगा तो ज़रूर पूछेंगे आप सतीश हो ना, तो ऐसे करके। अभी हाल ही में मेरा एक दोस्त है, अभी वो गाड़ी खरीद रहा था, शैलेश जो मेरा पार्टनर था, तो उसके लोन के लिए आया हुआ था पंजाब नेशनल बैंक से, मेरे घर पे ही आया था। तो देखा यार आप यूट्यूबर हो क्या? तो मैं बोला हाँ। यार आपकी वीडियोस देखता हूँ मैं। तो अच्छा फील होता है कि यार अब हर डिपार्टमेंट में, अभी जैसे हमारे बड़े पोजीशन पे हैं, आईएएस हैं, तो उनका मैसेज आया था, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो बड़े लोग भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है मैम। घर परिवार के लोग जिन्होंने क्या कभी सोचा था हमारा बेटा इतना नाम? नहीं, मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतना। मैंने बताया ना कि मैंने सोचा था 40-50 हज़ार तक कमा लूंगा तो मैं लाइफ सेट है, क्योंकि जॉब भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था 18-20 हज़ार की, तो उससे ज़्यादा थोड़ा कमा लूंगा तो ठीक है लाइफ। तो घर वालों को इतना नहीं था, उनको लगता था टाइम पास कर रहा है, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहा है, वीडियोस वगैरह बना रहा है। बस 2019 में जब मुंबई में मैंने घर लिया था तो पापा बड़े खुश थे। उसके पहले तक सोचते थे कि यार गवर्नमेंट जॉब लग जाती तो मैं भी चौड़ होके बता देता समाज में कि यार मेरा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब करता है। बट जब मुंबई में घर लिया था, उनको बुलाया था, पहली बार फ्लाइट से पापा आए थे मुंबई, उन्हें भी अच्छा फील हुआ था। फिर जब वापस गांव गए थे तो मेडिकल शॉप है पापा की, तो जो भी कस्टमर आता था उसको मिठाई बांट रहे थे कि मेरे बेटे ने कर लिया है मुंबई में। और जो भी आता है उसको सब्सक्राइब करवाते हैं, चैनल खोलिए सतीश के वीडियोस, सब्सक्राइब करिए ऐसे।
जहाँ आप जाते हैं वहाँ लोग आपसे बोलते नहीं हमें भी बताओ कैसे? बुरा नहीं लगता, और मुझे पता है कि लोगों को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। लोग बस एक बार चाहते हैं कि यार ये जो चीज़ें बता रहा है सही बता रहा है कि झूठ बता रहा है, तो एक बार पर्सनली मिलके पूछते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो मैं बता देता हूँ, मेरे को कुछ अजीब नहीं लगता। कुछ एक ऐसा संदेश जो आप हमारे सभी लिसनर्स को देना चाहें, क्योंकि लाइफ में सक्सेस तो हम सबको चाहिए, लेकिन एक एम, एक गोल कितना ज़रूरी है लाइफ में, इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ भी एक अगर आपका मैसेज हो जो आपने अपनी जर्नी से सीखा, वो क्या बिल्कुल होगा? मैं तो ये कहता हूँ, जो जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, चाहे स्टूडेंट है या फिर जॉब कर रहा है या मजदूरी कर रहा है, जिस भी फील्ड में कर रहा है भाई, उसी चीज़ का कंटेंट बनाना शुरू कर दो। और जो भी लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, जो भी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें आ रही है, जैसे एआई है, क्रिप्टो है, आप अपने फील्ड में इसका यूज़ कैसे कर सकते हो उसको ज़रूर सीखो। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, आप यूट्यूब पे भी इसके कोर्सेज आप कर सकते हो फ्री में। इन सब चीज़ों को आप सीखो कि अपने फील्ड में कैसे हम इसका यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप जिस भी फील्ड में हो, आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे से पीछे छूट गया। जैसे एक मैकेनिक है, वो जो भी गाड़ी में प्रॉब्लम्स होता है, कोई कस्टमर आया कि भाई ये गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया ठीक करते हुए और वीडियो डाल दिया, फेमस हो गए। मतलब जितना पैसा वो मैकेनिक कर अपना वो जो काम करके कमाते थे, उसका आप 10 टाइम अपने कंटेंट से बना रहे। और आज देखोगे हर एक ब्रांड, हर एक एजेंसी, हर एक इंस्टीट्यूशन को नीड है क्रिएटर्स के। अभी रिसेंटली में एक गाना वायरल हुआ था, ये दिल पे चलाई छुरिया, तो अभी उनको टी सीरीज वालों ने कोलैब किया इनके साथ में। और उसमें कोई बड़ा सुपरस्टार है? जिन्होंने गाना गाया, सोनू निगम जी, आई थिंक वो भी नहीं है उसमें। और इन क्रिएटर्स के साथ में वो गाना बनाया गया। तो चीज़ें कैसे बदल रही हैं, क्रिएटर्स की डिमांड है, ब्रांड्स भी चाहते हैं लेजिट क्रिएटर्स मिले जो उनके ब्रांड को, उनके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएं। हर एक फील्ड से रिलेटेड, हर एक इंडस्ट्री में तो कोई ना कोई ब्रांड है जो पैसा खर्च करना चाहता है एडवर्टाइजिंग पे। तो जिस भी आप इंडस्ट्री में हो, उस पर लग के काम करो, कंटेंट बनाओ, और जो टॉप पे है उसको देखो, उसको मन करे तो कॉपी कर लो। भाई ये कैसे कर रहा है, मैं भी इसी स्टाइल में कर लेता हूँ। शुरुआत में कॉपी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में अपना फ्लेवर डालो, अपने तरीके से चीज़ों को करो। बिल्कुल, और रास्ता तो आपको खुद ही तलाशना पड़ता है, उस पर चलना भी खुद ही पड़ता है। सफलता असफलता दोनों ही पैरेलल चलते हैं, इनसे आपको पार पाना बहुत ज़रूरी है। सतीश कुशवाहा, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज की दुनिया डिजिटल हो चुकी है। अब हुनर दिखाने के लिए मंच नहीं, मोबाइल चाहिए। आवाज उठाने के लिए माइक नहीं, आत्मविश्वास चाहिए। आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई, सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उन्हें जीने वाले बहुत कम। सतीश कुशवाहा ने हमें सिखाया कि जिंदगी में शुरुआत कितनी छोटी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप हर दिन अपने सपनों को कितना बड़ा जीते हो। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इंतजार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए, सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि जैसा सतीश ने कहा, अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो देर जरूर लगेगी लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM